नमस्कार। चलिए आज इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जिसने हिंदुस्तान की पूरी तकदीर ही बदल कर रख दी। और जानते हैं इस सफर में हमारा गाइड कौन है? कोई भारी भरकम किताब नहीं, बल्कि ये हाथ से लिखे हुए नोट्स। तो आइए इन्हीं नोट्स के जरिए 1857 की उस क्रांति को, उस गदर को राजस्थान के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पन्ने हैं ना, दिखने में बड़े साधारण से हैं, पर इनमें वो कहानी छिपी है जिसने एक बहुत बड़े ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिला दी थी। तो हमारा काम है इन नोट्स की हर एक परत को खोलना और ये समझना कि 1857 की वो महान क्रांति आखिर राजस्थान की रियासतों तक पहुंची तो कैसे पहुंची और क्यों पहुंची। तो ठीक है, कहानी की शुरुआत करते हैं उस जमाने के राजस्थान से। जरा सोचिए, 1857 का राजस्थान, ये आज जैसा बिल्कुल नहीं था। ये छोटी बड़ी रियासतों का, कह सकते हैं, एक जाल था। अब कहने को तो इन रियासतों के अपने अपने राजा महाराजा थे, पर हुकूमत की जो असली चाबी थी वो तो अंग्रेजों के ही हाथ में थी। और इस पूरे के पूरे इलाके पर जो ब्रिटिश हुकूमत का सबसे बड़ा अफसर था वो था एजेंट टू द गवर्नर जनरल, जिसे शॉर्ट में एजीजी कहते थे। और जब क्रांति की पहली चिंगारी भड़की ना, उस वक्त ये जिम्मेदारी पैट्रिक लॉरेंस के कंधों पर थी। और फिर 19 मई 1857 को मेरठ से एक ऐसी खबर आई जिसने उनकी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। तो ये कंट्रोल, ये नियंत्रण था कैसा? देखिए, अंग्रेजों का सिस्टम बड़ा ही साफ था। उन्होंने क्या किया कि हर बड़ी रियासत में अपना एक पॉलिटिकल एजेंट बिठा दिया। ये नोट्स हमें सीधे सीधे बताते हैं कि कोटा में मेजर बर्टन, जोधपुर में मैकमॉसन और जयपुर में कर्नल ईडन जैसे लोग ही असल में वो आंख और कान थे जिनके जरिए अंग्रेज इन रियासतों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए थे। और हाँ, सिर्फ पॉलिटिकल एजेंट ही नहीं थे। इस पकड़ को और फौलादी बनाने के लिए पूरे इलाके में 6 सैनिक छावनियां भी थीं। नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा। पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ भी है, और ये बात याद रखने वाली है कि इन 6 में से ब्यावर और खेरवाड़ा की छावनियों ने इस पूरे विद्रोह में हिस्सा ही नहीं लिया। वो बिल्कुल शांत रहीं। तो माहौल बिल्कुल तैयार था। अब देखते हैं कि वो पहली चिंगारी कैसे एक बड़ी आग में तब्दील हुई। मेरठ में जो शोला भड़का था ना, उसकी लपटों को राजस्थान की सरहद पार करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये घटनाओं की रफ्तार को कितनी अच्छी तरह से दिखाती है। 10 मई मेरठ में विद्रोह हुआ। 19 मई यानी 9 दिन बाद खबर एजीजी लॉरेंस तक पहुंची। और फिर देखिए, सिर्फ 9 दिन के अंदर 28 मई को नसीराबाद की छावनी में बगावत का बुगुल बच गया। और ये आग यहीं नहीं रुकी। 3 जून को नीमच भी इसकी चपेट में आ गया। तो राजस्थान में क्रांति का जो पहला धमाका हुआ वो नसीराबाद में हुआ। यहां तैनात थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, और इन सिपाहियों का गुस्सा अचानक फूट पड़ा। उन्होंने अपने अंग्रेज अफसरों मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी को मौत के घाट उतार दिया और सीधा दिल्ली की तरफ कूच कर गए। नसीराबाद के बाद नीमच की कहानी तो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। हुआ ये कि वहां कर्नल एबॉट ने सारे सैनिकों को इकट्ठा किया और उनसे वफादारी की शपथ दिलवाई। सैनिकों ने जवाब दिया, हम अपने नमक के प्रति वफादार हैं। और फिर ठीक 2 दिन बाद मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में उन्हीं सैनिकों ने अपने अफसरों के खिलाफ हथियार उठा लिए। सारी वफादारी की कसमी जैसे हवा हो गईं। छावनियों की बगावत तो कहानी का एक हिस्सा थी, पर अब कहानी का रुख करते हैं विद्रोह के उस गढ़ की तरफ जिसे तोड़ना अंग्रेजों के लिए सबसे मुश्किल साबित हुआ। जी हां, ये था आउवा का विद्रोह, और इसके नायक थे ठाकुर कुशाल सिंह। देखिए, ठाकुर कुशाल सिंह कोई मामूली बागी नहीं थे। उन्होंने अंग्रेजों को एक नहीं बल्कि 2 बड़ी लड़ाइयों में एक के बाद एक धूल चटाई। पहली थी 8 सितंबर को बिथौड़ा की लड़ाई, जहां कैप्टन हीथकोट और जोधपुर के राजा की फौज हारी। और दूसरी सिर्फ 10 दिन बाद 18 सितंबर को चेलावास में। और इस बार सामने कौन था? खुद एजीजी पैट्रिक लॉरेंस और पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन। और नतीजा, एक और शानदार जीत। और ये जो चेलावास की लड़ाई है ना, ये बहुत खास है। हमारे इन सोर्स नोट्स में भी इसका जिक्र मिलता है। स्थानीय लोग, वहां के लोग आज भी इसे काले और गोरे का युद्ध कहते हैं। और नाम से ही कितना साफ है। मतलब ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये 2 दुनियाओं की, 2 रंगों की टक्कर थी। इस जीत का जश्न और अंग्रेजों के लिए खौफ का पैगाम एक लोकगीत में हमेशा के लिए अमर हो गया। ढोल बाजे चंग बाजे, भलो बाजे बांकियो, अंग्रेज ने सिर काट के दरवाजे पटाकियो। जी हां, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन का सिर काटकर आउवा के किले पर लटका दिया गया था। ये खुला ऐलान था कि हुकूमत को चुनौती दी जा चुकी है।
आउवा में अगर ठाकुर की ताकत थी तो अब हम उस जगह की बात करेंगे जहां विद्रोह जनता की ताकत से चला। हमारे ये नोट्स साफ साफ कहते हैं कि राजस्थान का सबसे मुनज़्ज़म, सबसे लंबा और शायद सबसे भयानक विद्रोह अगर कहीं हुआ तो वो कोटा में हुआ। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोटा के विद्रोह में ऐसा क्या था जो उसे बाकी सबसे इतना अलग और इतना खौफनाक बना देता है। इसका जवाब एक छोटे से आंकड़े से शुरू होता है, 6 महीने। पूरे 6 महीने तक जयदयाल और मेहराब खान के नेतृत्व में क्रांतिकारियों का कोटा शहर पर कब्जा रहा। जरा सोचिए, ब्रिटिश राज में एक पूरे शहर पर बागियों का 6 महीने तक राज, ये कोई छोटी बात नहीं थी। और इस दौरान कोटा में अंग्रेजी हुकूमत का कह सकते हैं नामो निशान मिटा दिया गया। विद्रोह इतना जबरदस्त था कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन और उसके 2 बेटों को मार डाला गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बर्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया। यहां तक कि कोटा के अपने महाराव राम सिंह द्वितीय को भी क्रांतिकारियों ने उन्हीं के महल में नजरबंद कर दिया था। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बगावतें भी हमेशा कामयाब नहीं होतीं। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर कि कैसे इस आग को आखिरकार बुझाया गया और इसकी राख से कौन सी विरासत पैदा हुई। इसी लड़ाई में बाहर से एक बहुत बड़ा नाम भी शामिल हुआ, तात्या तोपे। वो बार बार अपनी सेना लेकर राजस्थान आए। उन्हें उम्मीद थी कि शायद यहाँ की रियासतों के राजा उनका साथ देंगे। उन्होंने अंग्रेजों से कई लड़ाइयाँ लड़ी भी, पर उन्हें वो समर्थन कभी नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। और आखिरकार अपनों के ही धोखे की वजह से वो पकड़े गए और अप्रैल 1859 में उन्हें फांसी दे दी गई। तो अंग्रेजों ने जमीन पर तो विद्रोह को कुचल दिया, लेकिन क्या वो इसकी यादों को लोगों के दिलों से मिटा पाए? बिल्कुल नहीं। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो खुद हमारे ये नोट्स हैं। देखिए, इनमें उन लोकगीतों और किताबों का जिक्र है जिन्होंने कुशाल सिंह, जयदयाल, मेहराब खान और न जाने कितने ही गुमनाम शहीदों की कहानियों को आज भी हम सबके बीच जिंदा रखा है। और इस कहानी को ख़त्म करने से पहले एक सवाल जो ये नोट्स हमारे सामने रखकर जाते हैं। इन पन्नों में उन राजाओं का भी जिक्र है जिन्होंने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया बल्कि अंग्रेजों का साथ दिया। तो क्या हम उन्हें सिर्फ गद्दार कहकर खारिज कर दें, या फिर ये समझने की कोशिश करें कि वो एक बहुत ही मुश्किल वक्त में अपनी रियासत और अपनी प्रजा को बचाने का एक बेहद खतरनाक खेल खेल रहे थे? इसका जवाब आसान नहीं है, और शायद यही चीज़ इतिहास को इतना दिलचस्प बनाती है।